Hello and welcome to the Quest on Rajya Sabha TV. I'm Rakhi Bakshi. As you know, that in this show we keep bringing new personalities, the leading personalities each week on this show, and we listen to their stories and we listen to their views and vision. And the guest this week with us in the studio right now is a leading journalist, also Rajya Sabha MP, Mr. Harivansh. Welcome to the show, Harivansh ji. मुझे लगता है मेरा सौभाग्य है आपसे बात हो रही है आज, क्योंकि अगर हम समाचारों में एथिक्स की बात करते हैं, क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, तो आपका नाम शायद बहुत ऊपर आता है। मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में निमंत्रित किया और द क्वेस्ट प्रोग्राम ने अपनी एक जगह बनाई है और मुझे आपके माध्यम से लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। लेकिन बात जो आपने कहा जी, यह श्रेय मुझे खुद को लेना कि एथिक्स या वैल्यूज या बाकी चीजों से जो स्वस्थ मूल्य है जोड़कर हम सबने अपनी विधा में, पत्रकारिता में काम किया, इसके बजाय अगर मैं ये कहूं कि जिन लोगों से मैंने सीखा, जिन लोगों ने पत्रकारिता हमें बताई जी, और जिनके साथ रहकर काम किया, यह श्रेय उनको है कि उन्होंने जो राह दिखाई उस पर हम सबने चलने की कोशिश की। तो ऐसे कौन से लोग थे जिनको हम कहेंगे कि वो आपके लिए आइकॉन या आइडियल रहे? बहुत कम उम्र में, लगभग 20 वर्ष की उम्र रही होगी, तो जयप्रकाश आंदोलन से हम सब प्रभावित हुए। संयोग से मैं जयप्रकाश नारायण के गांव का रहने वाला हूं और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो लगा कि ऐसे प्रोफेशन में हम सब जाएं जहां अपने को एक्सप्रेस कर सकें, अपनी बात कह सकें। और टाइम्स ऑफ इंडिया का ट्रेनिंग स्कीम उन दिनों बहुत मशहूर हुआ करता था। उसमें एक लंबी प्रक्रिया होती थी जिससे लोग चुन करके जाते थे और मुंबई में प्रशिक्षण होता था। उसमें 5 हिंदी के, 15 अंग्रेजी के और कुछ मैनेजमेंट ट्रेनिंग लेते थे। मेरा चयन 1977 बैच में टाइम्स ऑफ इंडिया ट्रेनिंग बैच में हुआ और 1 साल वहां ट्रेनिंग के बाद मेरा कंफर्मेशन हुआ। पर ट्रेनिंग के दौरान ही मुझे धर्मयुग में काम करने का मौका मिला, नवभारत टाइम्स में काम करने का मौका मिला। और मैं कहूं कि हिंदी पत्रकारिता में जो बड़े नाम थे उन दिनों, रघुवीर सहाय, बिल्कुल, धर्मवीर भारती, अग्गे, अंग्रेजी में जो बड़े लोग थे, गिरिलाल जैन, श्यामलाल। आप एक उस ऐसे युग की बात कर रहे हैं इस वक्त हरिवंश जी, जो हमें पीछे ले जाता जरूर है, लेकिन ये भी शायद याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो मूल्य जो उस समय जिनकी आप बात कर रहे हो, धरोहर के रूप में शायद ऐसे पत्रकार जो जाने जाते थे, अब वो मूल्य क्या अभी भी हम उनको संजो कर रख पाए? मुझे लगता है एक प्रश्न चिन्ह आ रहा है। दरअसल सिर्फ पत्रकारिता के संदर्भ में इसको अगर हम जोड़कर देखेंगे तो न्याय नहीं होगा। आप उसको एक लंबे फलक पर देखिए। पिछले लगभग 2 शताब्दी में विचारों ने बड़ा रोल प्ले किया। आइडियाज और थॉट्स ने समाज को बदला और उन आइडियाज ने वैचारिक तौर से समाज को ही बदला और उन्हीं आइडियाज का असर हमारे जीवन के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ा। वकालत पर पड़ा, हमारे यहाँ पत्रकारिता पर पड़ा, हमारे यहाँ शिक्षण कार्य में पड़ा, यानी जीवन के हर क्षेत्र में उसका असर हुआ। अब उसको थोड़ा और मैं व्यापक रूप से कहने की इजाजत दें तो बताऊं, एक गांधी आते हैं और गांधी के साथ ही उदय होता है ऐसे लाखों लोगों का जो अपने अपने क्षेत्र में गांधी के रास्ते चलते हैं। तो ये गांधी का मूल्य था जिसने हमारे जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित किया। मैं अगर इजाजत दें तो कहूं कि कितने बड़े वो मूल्य थे कि आजादी की लड़ाई में चित्तरंजन दास जैसे वकील, जो उनकी प्रैक्टिस उन दिनों कहते हैं लाखों रुपए थी, सब कुछ छोड़ करके वो आजादी की लड़ाई में कूद गए। ही डाइड एज ए पॉपर। तो इतने बड़े लोग, इतने बड़े मूल्य अध्यापकों में कहें तो मैं लंबे नाम गिना सकता हूं, पत्रकारिता में भी हुए। तो पत्रकारिता की ही अगर बात करें, आज आप राज्यसभा के एमपी हैं, सांसद हैं, अगर हम देखें, और इस बात को मैं आपसे सुनना चाहूंगी कि क्या ये जिस तरह से अब जर्नलिस्ट जो हैं, पत्रकार जो हैं, राजनीति में आ रहे हैं, चाहे वो नॉमिनेट होकर आते हैं या कई बार इलेक्ट होते हैं, इस परंपरा को कैसे देखेंगे आप, जबकि खुद उसका हिस्सा है? 2 तरह से लोग इसको देखते हैं। एक तो देखिए, पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी पत्रकार या साहित्यकार आते रहे। बहुत बड़े साहित्यकार इस देश में हुए जो राज्यसभा में, जिनको सरकार लाई। ऐसे भी लोग हुए जिनको कांग्रेस पार्टी लेकर आई और वो बहुत मैंने सृजन के क्षेत्र में बहुत बड़े लोग, बड़ा कद था। हम सब उनके मुकाबले कुछ भी नहीं। एक आरोप ये लगता है कि पत्रकार वैचारिक रूप से सत्ता दल के पास होते हैं, सत्ता दल उनको प्रमोट करते हैं। ये किसी हद तक देखने वाले की दृष्टि पर निर्भर करती है। लेकिन पत्रकारिता में अगर विचार से प्रभावित होकर, पत्रकारिता में कन्विक्शन से प्रभावित होकर कोई व्यक्ति जाता है और उसको जीवन के एक
एक मोड़ पर लगता है कि मैंने जिन मूल्यों के आधार पर पत्रकारिता की है वो मूल्य किसी पॉलिटिकल पार्टी में दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ मिलकर हमें प्रैक्टिकली कुछ करने की चलिए, कोशिश तो करनी दर्शकों के लिए चाहिए। दर्शकों के लिए इसको और समझने की कोशिश करें, खासकर जिस प्रांत से अब आप आते हैं, झारखंड और बिहार का जो पूरा एक इलाका है, उसकी बात अगर हम करें, उसके अपने एक मूल्य, अपने एक संदर्भ हैं और उसमें बहुत कुछ राजनीतिक रूप से चल रहा है। तो वहां की अगर हम बात करें तो कोई कहेगा कि क्या एक प्रांत की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को लेकर पत्रकार आगे चल रहा है, या उसमें शामिल होता है, या उस विचारधारा से जुड़कर आगे चलता है। हम और भी बातें करेंगे कि हो क्या रहा है वहां पर, लेकिन अगर हम पहले इस बात को एक देखें सरसरी तौर पर, तो क्या कहेंगे आप? आप पत्रकारिता से राखी जी जुड़ी रही हैं, आप जानती हैं कि एक पत्रकार गांव में भी रहकर पत्रकारिता अगर करेगा तो पूरी दुनिया उसके सामने होती है, पूरे दुनिया के सवाल होते हैं। और खास तौर से अभी अब तो दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। टेक्नोलॉजी ने, मैं जिस बात का पहले उल्लेख कर रहा था कि पहले विचारों ने दुनिया को बदला, अब विचार के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी दुनिया को बदल रही है। तो आप जहां भी आज रहें, वो सारे मूल्य जो आपको प्रभावित कर रहे हैं वो सामने दिखाई देते हैं, चाहे आप झारखंड में रहकर पत्रकारिता करें या बिहार में रहकर। आप जानती हैं कि बिहार और झारखंड पहले एक ही प्रांत थे, 2000 में अलग अलग हुए, पर झारखंड और बिहार में पत्रकारिता करते हुए भी राष्ट्रीय सवाल से आप या अंतर्राष्ट्रीय सवाल से भी उसी रूप में जुड़े हुए हैं। पहले यह गुंजाइश थी कि आप बिहार झारखंड में पत्रकारिता करते हुए बिल्कुल सीमित रह सकते थे, पर आज दुनिया के किसी कोने में कोई घटना हो जहां बिहार झारखंड का हित जुड़ा हो तो वो भी लोग पढ़ना और जानना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप किस तरह से सवाल को देखेंगे, लेकिन दोनों ही प्रांतों की अब बात करें, झारखंड की बात करें, जहां अगर हम कहेंगे राजनीतिक रूप से, तो कहीं ना कहीं एक हमें क्यों ऐसा लगता है कि वो एक स्थायित्व की कमी दिखाई देती है, जहां तक हम सरकारों की बात करें, राजनीति की बात करें। और दूसरी कि अगर हम बिहार की बात करें तो वहां जो कुछ चल रहा है उस पर हम जरूर और ज्यादा बात कर पाएंगे। कैसे आप वहां के एक जो राजनीतिक जो सफर है इस समय, जो वहां के लोग देख रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? इससे पहले झारखंड के बारे में आपको मैं बताऊं कि झारखंड 2000 में बना। झारखंड बनने के पहले वो हिस्सा छोटा नागपुर कहा जाता था, और उसके पहले भी, बहुत पहले से एक बड़ा आंदोलन उस इलाके में चल रहा था, जिसमें बिहार के कुछ इलाके जो छोटा नागपुर तब कहे जाते थे, बंगाल के कुछ जिले, उड़ीसा के कुछ जिले, और बगल में मध्य प्रदेश तब था, जो अब छत्तीसगढ़ के रूप में बनाया है, जो वहां से जुड़ा हुआ है, उसके कुछ जिलों को मिलाकर के एक आदिवासी बहुल इलाके को एक अलग राज्य बनाने की मांग चल रही थी। यह तो संभव नहीं हुआ, पर बिहार से अलग हटकर झारखंड एक आदिवासी बहुल इलाका बना। अब उस इलाके का अगर आप स्वरूप देखें, दिल्ली में बैठे लोगों को इसकी जानकारी शायद नहीं है कि वो इथनिकली, यानी अलग अलग समूहों में इतना बटा हुआ राज्य है कि उसी का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन चुनाव में आता रहा कि कभी किसी को बहुमत नहीं मिल सका। जी बिल्कुल। इस बार भी आप देखें तो किसी को बहुमत नहीं मिला है, पर एक सरकार है जो कि एक नई सरकार कहेंगे कि एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक सीटें 37 सीटें मिली। बहुमत के लिए वहां पर 42 सीटें चाहिए थी। अब कुछ उन्होंने एक दल के कुछ लोगों को तोड़कर अपने साथ जोड़ लिया है, तो अब खुद वो अपनी ताकत से 42 हो गए हैं। तो वहां पर राजनीतिक स्थिरता इस वजह से भी नहीं है कि समाज बहुत बटा और खंडित है। ये अच्छा आकलन किया आपने, लेकिन हम बिहार भी चले जाते हैं और जहाँ की बहुत कुछ हम हाल में देख रहे हैं कि हो रहा है, और अब ज्यादा बेहतर शायद समझा और समझ पाएंगे हम दोनों यहाँ पर कि आखिर राजनीतिक रूप से क्या हो रहा है। क्योंकि हम देखें कि जो नई सरकार आई, अभी जो बीजेपी लेड और एनडीए सरकार आई, और जो नीतीश कुमार जिसके एक बहुत, जिसको कहें कि चेहरा और कैरेक्टर रहे, उसके बाद मांझी जी आते हैं, फिर नीतीश जी, तो ये जो झंझावात है, हम अगर लोगों की नजर से देखें तो वो इस राजनीतिक झंझावात को कब तक सहेगा, कब तक स्पष्टता देख पाएगा वहां की राजनीति में? दरअसल आप याद करें कि 2005 में नीतीश जी की सरकार बनी या एनडीए की सरकार बनी, उसके पहले भी एक बार 7 दिनों के लिए नीतीश जी की सरकार बनी थी, पर चूंकि वो वैसे लोगों से बहुमत नहीं इकट्ठा कर पाए जो तत्कालीन सरकार बनाने वालों ने किया, इसलिए वो सरकार कायम नहीं रह सकी। उसके बाद बिहार जाना जाने लगा कि वहां पर अराजकता है, अव्यवस्था है, पूरे देश में एब्डक्शन के राज्य के रूप में वो जाना जाने लगा, जहां गवर्नेंस कोलैप्स कर गया हो उसके प्रतीक के रूप में बिहार जाने जाने लगा। और एनडीए ने एक स्वर में नीतीश कुमार को चुना कि वही व्यक्ति है जो इस राज्य को बेहतर एक दिशा और राह दिखा सकते हैं। आपको याद होगा उसके पहले वो चेहरा बहुत बड़ा बना, लेकिन हम उसी चेहरे की भी बात करें, आप नीतीश कुमार की बात करें। मैं थोड़ा विस्तार दे दूं, जो आपने सवाल पूछा उसका। नीतीश जी ने नेतृत्व संभाला,
और जो सरकार चली एनडीए से अलग होने के पहले तक की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद तक की भी बात बता रहा हूं आपको कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में उस सरकार ने जो आर्थिक प्रगति की वह बेमिसाल था। स्टेट्स के फ्रीडम के बारे में एक रिपोर्ट जारी होती है और देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट जारी करते हैं, जिसमें स्वामीनाथन अंकलेश्वरिया जैसे लोग हैं और भी अनेक उसमें मशहूर लोग हैं, 3 इकोनॉमिस्ट उसमें हैं। उसका रिपोर्ट उठाकर देखिए 2006-07 से लेकर 12-13 के बीच आर्थिक विकास के आंकड़े, पूरे देश में बिहार जो सबसे प्रगति में नीचे का माना जाता था, आर्थिक विकास दर की दृष्टि से सबसे आगे का राज्य बन गया, विकसित राज्यों से भी आगे का बन गया। वो रास्ता, वो डगर, उसमें कहां भटक गए, कहां फिर आपस में व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो व्यक्तित्व की लड़ाई होने लगी, चाहे वो नीतीश जी की और फिर मोदी जी आए वो बात हुई, या फिर बीच में मांझी जी आए, नहीं कहां ये रास्ता जो है डाइवर्ट कर गए। मैं उसी तरह डाइवर्ट नहीं किया, बल्कि मैं पहले बताना चाहता था कि नीतीश जी के नेतृत्व में जो काम हुआ बिहार में, इसके पहले बिहार में कभी नहीं हुआ था। और उस रिपोर्ट में लिखा उन इकोनॉमिस्टों ने कि बिहार जो देश पर बोझ पहले माना जाता था, वह बिहार देश को आगे खींच कर ले जा रहा है। ये आप समझे कि बिहार को गवर्नेंस की दृष्टि से नीतीश कुमार ने इतना बेहतर किया कि वो आदर्श के रूप में जाना जाने लगा। 76,000 लोगों को सजा हुई फास्ट ट्रैक अदालतों से, और टॉप पॉलिटिशियंस चाहे वो किसी भी दल के रहे हों, वो पहली बार बिहार में जेल में गए। तो लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, बजट बढ़ाना, स्पेशल पैकेज की जो बात है वो आगे आ गई काफी। स्पेशल पैकेज वो बात की बात है, ये सब चीजें चल रही थी। अब एक वैचारिक टकराव हुआ। जो लोग एनडीए में पहले शिखर पर थे, उनसे लगा नीतीश कुमार जी को कि वो हमारे लिए जो आइडियोलॉजिकल जो चीजें हैं उनसे सुविधाजनक ढंग से हम काम कर पा रहे हैं। आर्टिकल 370 हो या समान आचार संहिता की बात हो, इस पर बहुत साफ ढंग से एक रिश्ता काम करने का बना हुआ था। नीतीश कुमार जी को लगा कि अब दूसरे लोगों के हाथ में नेतृत्व जा रहा है, जिनके साथ साथ ये आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन की बात हम आगे नहीं ले जा सके। वो अलग हो गए, ये किसी भी आदमी को अधिकार होता है, वो आगे चलाते रहे। लोकसभा चुनाव में उन्होंने जाकर के मत मांगा, ये लेकिन बिखराव की स्थिति आगे बढ़ गई। मैं वहां पे नहीं जा रही हूँ कि आपने पूछा, मांझी जी को पूछा, मैं बता लूं तो वो गए चुनाव में, वो लोगों से वोट मांगा और लोकसभा में उनको कम सीटें मिली। उन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया, और ये हिंदुस्तान में पहली घटना है रामकृष्ण हेगड़े के बाद किसी ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया, कोई दूसरी घटना नहीं है। उन्होंने एक दलित को चीफ मिनिस्टर बनाया, पर वह व्यक्ति पार्टी को ही खत्म करने में लग गए। वह व्यक्ति ऐसे कामों को आगे बढ़ाने लगे जो एनडीए नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आगे बढ़ा रही थी, उसी को कमजोर करने में लगे। हम बात कर रहे थे, चलिए बिहार झारखंड की बात हुई, लेकिन अब राजनीति की और बात करते हैं और संसद की भी बात करते हैं। तमाम विरोधाभासों के बावजूद चीजें चल भी रही हैं। हम इंश्योरेंस बिल की अगर बात करें तो सामने है, अगर हम लैंड बिल की बात करें तो कितना कुछ गतिरोध हमको सामने देखने में आया, लेकिन दोनों की थोड़ी थोड़ी हम अगर बात कर ले, इंश्योरेंस बिल की जो बात करें, वो आपको सफर कैसा लगता है? क्योंकि एक सरकार थी जिसका अपना कुछ कहना था, आज 49% हम सबके सामने आ ही गया है एक वास्तविकता के तौर पर। सैद्धांतिक रूप से जिस दल से मैं जुड़ा हूं, हम लोग इस बिल के विरोध में हैं, पर मैं लोकतंत्र की ब्यूटी आपको बताना चाहता हूं। एक तो पहले स्पष्ट कर दूं कि जिस राज्यसभा में हम लोग हैं, उसके पीछे मूल अवधारणा है कि वो राज्यों की सभा है। हमारे यहां कल्पना जो संसद की है, उसमें लोकसभा यानी जनता का प्रतिनिधित्व और स्टेट काउंसिल यानी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था प्लस राष्ट्रपति मिलकर ये संसद का स्वरूप ग्रहण करते हैं। तो राज्यसभा की जो मूल कल्पना हुई और संविधान सभा में गोपाला स्वामी ने यह कहा कि राज्यसभा सरकार बना और बिगाड़ नहीं सकती, पर राज्यसभा जो बिल लोकसभा से बहुत जल्दी में पास होकर आए, या लगे किसी भावना के तहत पास होकर आए, या किसी दल को बहुत जबरदस्त बहुमत है, उसने अपने ढंग से उस बिल को पास करके भेज दिया, तो राज्यसभा उसको इतनी अच्छी तरह डिबेट करे, इतनी अच्छी तरह उसको समृद्ध करे, इतना अच्छा बेहतर बनाए कि वो सचमुच एक बढ़िया कानून के रूप में बनकर आए। राज्यसभा अपनी पहचान इस रूप में बना, ये कल्पना थी जी। जब राज्यसभा के पहले चेयरमैन के रूप में उपराष्ट्रपति माननीय राधाकृष्णन जैसे फिलॉसफर स्टेट्समैन बने, उन्होंने भी कहा कि अब हमें जो हम काम करने शुरू जा रहे हैं, वो पहला सत्र था कि अब हमको साबित करना है अपने काम से कि हमारी उपयोगिता क्या है।
तो राज्यसभा आज भी जी सारे विवाद, सारे विरोध, सारे गतिरोध के बावजूद जब कभी उसमें अच्छे डिबेट्स होते हैं तो बिल्कुल। देखिए ब्रिलियंट डिबेट्स उसमें दिखता है। लोग जिस तरह से अपना पक्ष में और विपक्ष में अपने मत रखते हैं, वो आप देखिए, उसकी खूबसूरती देखिए। बहस का वो स्तर, मैं किसी अवमानना के तहत नहीं कहना चाहता, वो स्तर शायद लोकसभा में दिखाई नहीं देता। जब राज्यसभा में इस कदर की बहस हो तो दिखाई देती है जो चीज उसमें, वो अद्भुत है। तो राज्यसभा कोशिश करती है कि कोई भी बिल आए उसको कैसे समृद्ध कर सके, कैसे ये जो बेहतर आपने बना बात सके। कही उसी से लिंक एक दूसरा सवाल ये कर देती हूँ कि अब अगर आप बात करें कि लैंड बिल की अगर बात करें, पूरा जिसका लंबा बड़ा नाम है, उसको अगर अब आप लोकसभा का सफर कहें कि वहां से बढ़कर अब राज्यसभा की तरफ आएगा और वहां शायद कहा जा रहा है कि तकलीफें ज्यादा बढ़ी होंगी, तो आप वहां कैसे देखते दरअसल आप देखिए, जैसे सबसे पहले हमें सवाल हमारे मन में उठता है कि जो लोग आज सत्ता में हैं, जब पहले विपक्ष में थे तो 2013 में जो भूमि सुधार कानून बना उसको कहते थे कि हमारा कानून है ये। वही लोग जब सरकार में आ गए तो क्या जरूरत पड़ी कि उस कानून को बदल रहे हैं और इतनी बुनियादी चीजें बदल रहे हैं? ये सवाल हम सबके मन में है। तो हमारे मन में उठने वाले सवालों का उत्तर उनको देना है, और वो तो वक्त राज्यसभा में वो बहस होगी, राज्यसभा में ये सवाल उठेंगे। जी तो राज्यसभा एक तरह से परिष्कृत करने का काम, कानूनों को और बेहतर करने बहुत का सुंदर काम। शब्द का आपने प्रयोग किया है, लेकिन क्या लगता है, आप भी देखते आ रहे हैं पहले और अब आप शामिल हैं उसमें, कि क्या जिन मूल्यों की जिस वाक्पटुता की जो बात हम देखते आ रहे हैं राज्यसभा में जो होती रही है, उसको आप अब कैसे वहां देखेंगे कि क्या उसमें उतना ही मजा, उतना ही आनंद आता है वो सब सुनने में? मैंने कहा राखी जी कि अभी भी राज्यसभा की बहस कभी जब इस तरह की होती है तो दिखाई देता है कि उसमें एक स्तर है, एक गुण है, एक ब्रिलियंस दिखाई देता है। पर यह अन्याय होगा कि हम पूरे देश में सिर्फ राज्यसभा को समाज से काट कर देंगे। हम इसी समाज से आ रहे लोग हैं और पिछले 15-20 वर्षों में खासतौर से भारतीय राजनीति जिस तरफ गई है, उसमें जिस तरह के मूल्यगत से लेकर बाकी चीजें पतन दिखाई देते हैं, उसका रिफ्लेक्शन वहां भी दिखाई देता है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता। चलिए, एक समाज से जुड़े और मुद्दों की अगर हम बात करें कि भ्रष्टाचार की अब हम बात करें और सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ तक की बात एक देश के प्रधानमंत्री तक बात आ जाती है, लेकिन क्या हम किस तरह से इससे जूझ रहे हैं? एक तरफ नैतिकता का सवाल है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को खत्म करने का सवाल है। हर एक सरकार जो आती है ये जरूर आश्वासन देती है कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। हम कहाँ खड़े हैं? थोड़ी इजाजत दीजिए, मैं थोड़ा पहले से बताता हूं। पंडित नेहरू बहुत ईमानदार आदमी, कोई सवाल नहीं उठा सकता कि उनके जानकारी में कोई मामूली चीज भी गलत हो जाए। पर उनके कार्यकाल में भी मुद्रा कांड, LIC कांड, शिपिंग कांड से लेकर के आप आज तक अनेक चीजों की, आप अनेक बड़े प्रकरणों की आप चर्चा सुनेंगी। तो भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता ही जा रहा है और हम उसको कानून से रोकना चाहते हैं। सिर्फ कानून भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकता, सख्त कानून तो चाहिए ही। और सिर्फ सख्त कानून नहीं चाहिए, बल्कि तत्काल फैसला हो जहां पर, वैसा कानून चाहिए। भ्रष्टाचार के मामले अगर 10-10 वर्ष तक लंबित हो तो भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं। पर ये दो चीजें भी हो जाए तो भ्रष्टाचार नहीं रोकने वाला। भ्रष्टाचार तब रुकेगा जब समाज का चरित्र और बेहतर होगा, और चरित्र बनाने की दो ही संस्थाएं, परिवार और स्कूल। हमने इन पर गौर करना छोड़ दिया। आप बताएं लाल बहादुर शास्त्री, आप बताएं कामराज, आप बताएं भोला पासवान शास्त्री, मैं किसी राज्य का नाम ले, मैं नेताओं के नाम की एक लंबी श्रृंखला आपको गिना सकता हूं। कामराज जैसा व्यक्ति जो दरबान के रूप में काम करते थे, अपढ़ थे, भारत के 2 प्रधानमंत्रियों को उन्होंने चुना, पर क्या व्यक्ति का चरित्र था, कोई एक दाग नहीं लगा सकता। जी बिल्कुल। तो भ्रष्टाचार से बात, अब हम दिल्ली की तरफ लौट आते हैं और हमारे पास वक्त कम है, लेकिन मुझे लगता है कि और ज्यादा होना चाहिए था और बातें कर पाते कि एक नई पार्टी का जन्म हुआ, आम आदमी पार्टी का, जो दिल्ली में, वहां भी हम कुछ मंथन देख रहे हैं जो कि बात करती रहती है कि भ्रष्टाचार को हम किस तरह से दूर करेंगे। आपका जब आंदोलन शुरू हुआ, अन्ना का आंदोलन शुरू हुआ और आपका उदय हुआ, तो हमारे जैसे व्यक्ति जो बिल्कुल, हमने महानगरों की पत्रकारिता छोड़ करके एक बिल्कुल जंगल की पत्रकारिता चुनी कि हम महानगरों से पत्रकारिता करके मैंने देखा कुछ हो नहीं रहा है, छोटी जगह पर जाकर देखें कुछ हो सकता है क्या, वो एक अलग प्रसंग है। और मूल्यों के साथ जोड़कर उस अखबार को जो 400 प्रति बिकता था, 8.5 लाख तक हम लोग ले गए। बिल्कुल।
हमने वहां उस आपने अखबार में मूवमेंट बनाया एक तरह से। हाँ। हम वहां काम करते हुए जंगल में दिल्ली से दूर हमें लगा कि आपका उदय एक नई उम्मीद लेकर आया। बिल्कुल। लेकिन आज जो आपका हो रहा है, आज जो नए स्टिंग ऑपरेशन से तथ्य आ रहे हैं, तो दिखाई देता है कि आप भी उसी भ्रष्ट राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा है जिसके दूसरे साफ चेहरे दिखाई दे रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि क्यों नहीं हम कांग्रेस को चुने या भारतीय जनता पार्टी को चुने या दूसरे दलों को चुने, जो लोग वही स्वच्छता जो नई का, जमीन तैयार हुई थी वो आपको कहीं ना कहीं दुख होता है शायद। जो स्वच्छता का, नैतिकता का मुखौटा लगा करके नई राजनीति की बात करते हुए बड़ी बातें करते थे, वो कहते हैं उनके जो वीडियो और जो आ रहे हैं सामने स्टिंग ऑपरेशन में जो उनकी बातचीत आ रही है कि किसी तरह दल तोड़ दो, सरकार बना लो, तो वही सारे काम है जो दूसरे दल कर रहे थे। वही स्टिंग ऑपरेशन आपके अंदर, मैंने आपके अंदर कार्यकर्ताओं में एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं, कोई स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं जी। ये आपका खत्म होना, मैं आपको बता रहा हूं कि फिर नई कोई इस तरह की स्थिति या कोई नया आंदोलन जो उम्मीद पैदा कर सके, जो इतने लोगों को जोड़ सके, अब 2 दशक 3 दशक लगेगा। बहुत संक्षिप्त में, अब जबकि हम कार्यक्रम समाप्त कर रहे हो, ये बातचीत भी कि क्या क्वेस्ट मीडिया की नजर से आप देखेंगे कि सामने हमारे सामने है ये क्या चुनौतियां हम हमारे सामने? एक तरफ जहां हम देख रहे हैं, आपने बात की टेक्नोलॉजी है, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कहीं हम अंधविश्वास देखते हैं जिसके खिलाफ आपका बहुत कैंपेन चला। तो मीडिया के संदर्भ में या देश के संदर्भ में? देश के संदर्भ में बताएं। देश के संदर्भ में सबसे बड़ी चुनौती मैं मानता हूं चरित्र निर्माण। और ये चरित्र निर्माण का मैं कभी प्रसंग हो तो लंबा बताऊं कि अगर मालवीय जी थे, गांधी थे, नेहरू थे, नेहरू जैसा व्यक्ति, राजीव गांधी अगर लंदन में पढ़ते हैं तो उनको पत्र लिखते हैं कि आजकल मेरी किताबें कम बिकती है, रॉयल्टी नहीं मिलता, तो मैं तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकता, तुम काम करो, वहां पर किसी गैरेज में काम करो, खुद कमाओ और खुद रहो। नेहरू जैसा व्यक्ति जो इस देश का इतना प्रधानमंत्री ही नहीं रहे, वो फिलोसफर किंग, जिनकी आजादी की लड़ाई में क्या तो मेरे ख्याल से अरविंद जी बात ये हो रही है यहाँ पर कि वो मूल्यों, क्वेस्ट जो है वो ये है कि उन मूल्यों को फिर से कैसे पाया जाए, उन मूल्यों को धरोहर की तरह हम पीछे न रख दें, उनको अपने सामने लाएं, उनके बीच रहें, उनके बीच हम जिंदगी को लगातार हम याद दिलाएं और नई पौध तैयार करें। चर्चिल ने कहा था, बड़ा मशहूर वाक्य है कि इतिहास को बहुत दूर पीछे तक देखें, जितनी दूर आप पीछे तक इतिहास देखते हैं, भविष्य बनाने के लिए दृष्टि आपको उससे मिलती है। बहुत सुंदर ये वाक्य है, और शायद सही में और वक्त होता तो हम और बहुत सारी ऐसी बातें करते जो हमारे सामने, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं कि आप यहाँ आए और हमसे इस क्वेस्ट में ये बात की। एंड दैट वाज मिस्टर हरिवंश टॉक्ड अबाउट ऑल दीज इश्यूज दैट आर अराउंड अस। होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर एडिशन ऑफ द क्वेस्ट हियर ऑन राज्यसभा टीवी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार एंड बाय बाय।